नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक सप्ताह के अंदर सरकार ने प्रदेश की जनता को क्या सौगात दी, कौन सी योजनाएं और परियोजनाएं शुरू हुई, हमारे खास कार्यक्रम झरोखा के जरिए आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पर्यटन के जरिए युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के जरिए मोरनी के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक सिर्फ 40 युवाओं को ही ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन पंचकुला में आयोजित युवा उद्यमी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। इस साल 1000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पर आने वाला 2 करोड़ का खर्च भी सरकार उठाएगी। मोरनी ही नहीं, कलेसर, ढोसी की पहाड़ी में भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू होंगे। नूंह क्षेत्र के युवाओं को भी प्रशिक्षण देने की तैयारी है। तो पर्यटन के जरिए रोजगार पर जोर सरकार दे रही है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के जरिए ट्रेनिंग युवाओं को दी जा रही है। अब युवाओं की संख्या भी बढ़ाई गई है। मोरनी क्षेत्र के युवाओं के लिए ये ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही 1000 युवाओं को अब ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि पहले बहुत कम युवाओं को ट्रेनिंग मिलती थी, जिसकी संख्या अब बढ़ा दी गई है। 2 करोड़ की जो राशि आएगी इस प्रोग्राम में, ये भी सरकार की ओर से ही खर्च की जाएगी। इसके साथ ही होम स्टे पॉलिसी को बढ़ावा देने पर भी हरियाणा सरकार का इस वक्त जोर है। और साथ ही कलेसर, ढोसी की पहाड़ी में भी ये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि वहां के युवाओं को भी इसका लाभ मिल पाए। नूंह क्षेत्र के युवाओं को भी प्रशिक्षण देने की तैयारी है सरकार की। आज से 4 साल पहले किसी एक कार्यक्रम में चंडीगढ़ में उसी प्रकार का कोई एडवेंचरस कार्यक्रम की कोई सोसाइटी रही होगी, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा किसने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन उस समय ही विचार आया कि एडवेंचरस खेलों की बहुत बड़ी एक स्कोप बहुत है, गुंजाइश है। मैंने घोषणा की थी कि मोरनी क्षेत्र में हम एडवेंचरस खेलों को शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे उस समय कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ी या तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं या फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, मोरनी से शुरू होती हैं, कालेसर तक चली जाती हैं। इनका उपयोग किया जाए। और जब मोरनी क्षेत्र में जाना हुआ तो ये जो तिलियार, ये जो टिक्करताल झील, इस झील का आज मुआयना किया, लगा कि बहुत बड़ा स्कोप है। तब उन्होंने जाकर के वहाँ जितने भी कार्यक्रम थे उनको स्वयं मैंने अनुभव भी किया, उन कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया और उसके लिए ट्रेनिंग कराई जाए, पर्यटकों को उसमें यानी लाया जाए। चाहे उसके अंदर पैराग्लाइडिंग थी या पैरासेलिंग है, वाटर स्पोर्ट्स हैं, यानी ट्रैकिंग के भी कार्यक्रम बनाए जाए, जंगल कैंप्स लगाए जाए, ऐसी योजना बनाई। तो उसमें से आया कि लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ। तब उसी से विचार निकला कि होम स्पोर्ट्स, ये हमारा होम स्टे पॉलिसी ये बननी चाहिए। तो होम स्टे पॉलिसी उसी समय बनी और उसका लाभ लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। आज हमारे माध्यम से, क्योंकि ये जो विद्यार्थियों को जिनकी ट्रेनिंग दी गई थी, इनकी पहले इसी प्रकार की ट्रेनिंग बताई जाती है कि मनाली में करवाया करते थे। अब वहाँ कौन लोग जाते थे, ट्रेनिंग करते थे, नहीं करते थे, लाभ होता था, नहीं होता था। लेकिन आज जिस प्रकार की आपकी ट्रेनिंग की गई है, और मुझे जो हमारे अधिकारियों ने और जिन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है, हमारे संदीप सिंह जी मंत्री ने सबने जो बताया कि भी ये सब नौजवान ये मोरनी क्षेत्र के ही हैं, सामान्य परिवारों के हैं, किसान परिवारों के हैं। ये होम स्टे पॉलिसी को भी लागू कराएंगे और इस स्पोर्ट्स के माध्यम से टूरिज्म को भी बढ़ाएंगे, इनको आमदन भी होगी। तो बहुत बड़ा ये काम ये करने के लिए हमारे इस मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स ने ये शुरू किया है। अब विचार ये आ रहा है, आज ही का विचार है कि 40 लोग ट्रेनिंग लेकर के आए तो हरियाणा में तो इस वर्ग में 17 से 29 साल के छात्र छात्राओं का अगर 12 साल का हिसाब लगाएंगे तो ये संख्या बढ़ती है 48 लाख। एक वर्ष के लिए 4 लाख बच्चे नौजवान ये होते हैं। तो 48 लाख में 48 बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा तो आगे बढ़ें। तो तय किया हमने आज। संदीप सिंह जी कह रहे थे कुछ नई घोषणाएं आप करोगे, तो नई घोषणा ये है कि 40 नहीं, इस वर्ष में हरियाणा के 1000 नौजवानों को, बच्चों को प्रशिक्षण देंगे।
और इसके लिए ये जो सोसाइटी है हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, एक अकादमी बनी हुई है, उसको इस ट्रेनिंग के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्च ये भी आज इनको अलाउ किया जाता है कि उसके लिए खर्च कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी ही नहीं बल्कि कलेसर ढोसी की पहाड़ी में भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू होंगे। नूह क्षेत्र के युवाओं को भी प्रशिक्षण देने की तैयारी है। केवल मोरनी नहीं, ऐसे हमारे पास बहुत स्थान है हरियाणा में जहाँ झील भी है, पानी भी है, पहाड़ी भी है, जिसके अंदर मोरनी तो है ही है। कलेसर एक बहुत अच्छा स्थान है इसके लिए। इसी प्रकार ढोसी पहाड़ नारनौल का, मैं स्वयं उसके ऊपर होके आया हूँ, बहुत अच्छा पर्वत है ऐसे सब खेलों को करने के लिए। फिर गुड़गांव और फरीदाबाद के जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसमें झीलें भी हैं, पहाड़ भी हैं। मेवात में ऐसी पहाड़ियाँ बहुत है। तो ऐसे जो 5 या 6 स्थान जो मैंने बताए हैं, इन सब स्थानों पर साल में 3, 4, 5 बार जितना भी आवश्यक होगी, ये जो अकेडमी है इनको हम कहेंगे कि योजना बनाए और इसके लिए योग्य, क्योंकि अच्छा शरीर चाहिए, उसके लिए अच्छे शारीरिक दृष्टि से जो नौजवान हैं उनका सिलेक्शन करके और फिर उन 1000 लोगों को रोजगार भी और उन 1000 लोगों के माध्यम से टूरिज्म भी, ये भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि रोजगार देना युवकों को ये हमारी प्राथमिकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हरियाणा समेत देश भर में धूमधाम से मनाई गई। हरियाणा बीजेपी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्क में लगाई गई नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आजादी से पहले ही अपनी सरकार चलाई, वहीं उन्होंने आजादी की क्रांति में सबसे अहम योगदान दिया। सीएम ने आगे कहा कि देश की युवा पीढ़ी को नेताजी से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि नेताजी हमेशा गरीब पिछड़ों को आगे लाने और देश को आजाद कराने में जुटे रहे। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। स्वतंत्र भी नहीं था उस समय, अपने बल पर सेना इकट्ठी करना, और उन्होंने उस समय एक शैडो गवर्नमेंट भी बनाई थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट। उस आजाद हिंद गवर्नमेंट को भी कुछ देशों ने मान्यता भी दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मान्यता देने वाले जर्मनी, जापान, इटली, ये देश ऐसे थे जिन्होंने उस शैडो गवर्नमेंट को मान्यता दी थी। तो जहां भी दुनिया में भारतीय लोग रहते थे, खास करके बर्मा से बहुत बड़ा सहयोग उस समय उनको मिला था। तो ऐसे भारतीयों के मन में एक ज्वाला पैदा करने का काम जो उस समय उन्होंने किया था। उनके जो भाषण रेडियो पर चलते थे, खास करके 1944 और 45 की बात मैं कहूँ, आजाद हिंद फौज के गठन के बाद, वो लोगों को रौंदते यानी खड़े करने वाले ऐसे उनके भाषण होते थे। और जो अंग्रेज सरकार है उसके खिलाफ, वो अंग्रेज सरकार जिसके बारे में कहा जाता था कि सूर्य अस्त नहीं होता था उनके राज्य का, दुनिया के किसी न किसी देश में सूर्य उस समय उपस्थित रहता ही था, ऐसी सरकार की जड़ों को हिला देने वाला उनका जो भाषण है आज भी लोग याद करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये ऐसा वाक्य युवाओं के मन में प्रेरणा देने वाला उनके मन में घर कर गया, और परिणाम स्वरूप ज्वाला, उसके कारण से देश को यहाँ से भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, देश को आजाद करना पड़ा। जो सैनिक उस समय थे, हरियाणा का योगदान उसमें बहुत अधिक था। बड़ी संख्या में हरियाणवी, जैसे आज हम कहते हैं कि इस देश की सेना में हर 10वां व्यक्ति हरियाणवी हैं, वो भावना उस समय भी थी। और उन्होंने हरियाणा में भी खूब भ्रमण किया। सातरोड़ में उनकी बहुत बड़ी रैली हुई, हिसार जिले में, यहाँ भी वो आए थे और क्रांतिकारी होने के नाते यहाँ के युवकों को जो आह्वान किया था, उस समय के बाद बहुत बड़ी संख्या में युवक उनकी सेना में भर्ती हुए। और मुझे इस बात का आज भी फख्र है कि आज भी 30 से 35 लोग ऐसे उस आज़ाद हिंद फौज में जो उस समय भर्ती हुए थे 1942 के अंदर, आयु उनकी सबकी 100 के आसपास हो गई है, किसी की 100 से ज़्यादा होगी, किसी 100 से कम होगी। प्रदेश के युवकों को आह्वान करता हूँ कि आज़ादी हमको मिल गई है,
लेकिन इस मिली आजादी को कायम रखना, और केवल आजादी को कायम रखना ऐसा नहीं, तो स्वतंत्र भारत के नागरिकों की जितनी अधिक से अधिक उनको विकास की ओर आगे बढ़ा सकें, उनका उत्थान करा सकें, खास करके वो व्यक्ति जो आज भी किसी न किसी कारण से लाचार है, गरीब है, अपने जीवन यापन को ठीक से कर नहीं सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, ऐसे सबकी सेवा का भाव, क्योंकि देश की आजादी के लिए मरना, ये उस समय का एक ध्येय वाक्य हमारा था, लेकिन आज ध्येय वाक्य है इस आजादी में भी देश के लिए जीना। देश के लिए मरने वाली बातें तो उस समय थी, आज देश के लिए जीना ये अनिवार्य है, और देश के लिए जीने का मतलब है कि मेरा जीवन देश के समाज के हित में काम करे, इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच आदिबद्री बांध निर्माण को लेकर एमओयू साइन हुआ। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में दोनों प्रदेश के मुख्य सचिव ने एमओयू साइन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पौराणिक मान्यताओं के अलावा सैटेलाइट से भी सरस्वती नदी का प्रवाह पता चला। सरकार ने मां सरस्वती को फिर से धरा पर लाने का सपना देखा है। उम्मीद है कि ये जल्द ही पूरा होगा। सीएम ने कहा, कालका से लेकर कलेसर तक के इलाके को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे। सरस्वती के प्रवाह पर आने वाले 633 पुरातात्विक स्थानों में से 444 अकेले हरियाणा में हैं। आज का ये अवसर वास्तव में एक ऐतिहासिक अवसर है। वो सारा घटनाक्रम, यानी लगभग 35 वर्ष का घटनाक्रम जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, वो आज चित्र घूम रहा है। 1986-87 में मैं यमुनानगर में संघ का जिला प्रचारक था। उस समय जगाधरी जिला कहते थे हम, बाद में यमुना जिला बना। मान्यवर दर्शनाथ जी जैन से निरंतर भेंट होती थी, वो जगाधरी रहते थे। उनके मन में दो विषय, ऐसा जैसे जीवन का कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हों, इस प्रकार से दो विषयों को लेकर के वो चल रहे थे। एक उसमें सरस्वती शोध, और दूसरा पानीपत के अंदर जो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई, वहाँ पर शहीद योद्धा स्मारक, ऐसा करके एक बड़ा कोई प्रकल्प किया जाए। ऐसे दो विषय उनके जीवन के एक प्रकार से टारगेट लेकर के वो चल रहे थे। जब भी मिलते इन विषयों पर वो चर्चा करते। उसी दौरान डॉक्टर विष्णु वाकड़कर जी इतिहासकार हैं, वो इन चीज़ों पर बहुत कुछ शोध करते रहते थे, तो नहीं रहे। तो पता लगा कि वो सरस्वती के ऊपर कुछ शोध करने के नाते से आ रहे हैं और यात्रा करेंगे। जैसा बताया, आदिबद्री से वो यात्रा शुरू हुई और कच्छ तक वो यात्रा गई। मैं केवल 4 दिन ही उनके साथ रहा था, प्रारंभ में आदिबद्री से शुरू होकर, और हरियाणा का हिस्सा लगभग ये पेवा कैथल तक, इस हिस्से को 4 दिन में उन्होंने कवर किया। उस समय सरस्वती जो बहुत विशाल नदी कभी हुआ करती थी, उसका पानी अवरुद्ध होकर के और साइडों में निकल गया। अब साइडों में निकलने के बाद जो आसपास की नदियां हैं, सबसे पहले तो पास की यमुना है, फिर गंगा का भी स्रोत गंगोत्री है, इधर ये सतलुज है, व्यास है, या फिर सिंधु नदी है पीछे से। तो ऐसा माना जाता था कि ये पानी सारा उन नदियों में जाकर के चला गया। और फिर मान्यता बनी कि सरस्वती लुप्त हो गई है, अंदर ही अंदर बह रही है। जो ये मान्यता कही जाती है प्रयागराज में कि त्रिवेणी वहाँ है, वहाँ भी गंगा यमुना और सरस्वती कहा जाता है। इसके माध्यम से भी जब इसका चित्र लेने लगे सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट तो हर चीज़ को खोज के ले आता है। अंडर करंट्स आज भी सरस्वती की इसी मार्ग पर हैं, जो मार्ग आज ये बताया जा रहा है कि आदिबद्री से लेकर के और कच्छ तक नीचे अंडर करंट है, और पानी बहता हुआ सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया गया है। क्योंकि जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनको सब पता होता है कि अंदर नीचे जमीन के अंदर क्या 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 प्रवाह है, कैसे है। कुल मिलाकर के मान्यता, और फिर इसके प्रति लोगों में जो श्रद्धा आम समाज में। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि आज पवित्र काम की शुरुआत हुई है। सरस्वती नदी को जमीन पर दिखाने का हरियाणा के साथ साझा प्रयास कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से पर्यटन की भी नई संभावनाएं पैदा हो सकेंगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पानी की समस्या दूर होगी। वेदों में 70 से ज्यादा बार सरस्वती नदी का जिक्र हुआ है।
और सरस्वती वंदन के साथ आज भी हम जो भी कार्यक्रम जो भी शुरू करना होता है उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए, इन्होंने पूरा उसका इतिहास जो है ऐसे शुरू किया हमारे समक्ष बोलना, और मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने इसमें एक प्रयास किया है, एक यात्रा यहाँ पर जो इस सारे काम के लिए किसी वक्त शुरू हुई थी, शायद मुझे याद नहीं है कि किस वक्त शुरू हुई थी, लेकिन 1987 में 1987 में, जिसमें आपने एक बहुत लंबी यात्रा करने के पश्चात सरस्वती के अस्तित्व के लिए जो है वो जो अध्ययन भी किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव इस बात के लिए प्रयत्न रहता है कि नदियों को जोड़ने की बात और नए कॉन्सेप्ट के साथ नई चीज़ों को लेकर के वो हमेशा सदैव बात करते हुए आप अपने जो काम की शैली उनकी है, काम करने का तरीका, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और उन्होंने 3 अप्रैल 2014 को कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इस बात को कहा था, सरस्वती नदी का जिक्र और उसका महत्व, उस पर उन्होंने उस वक्त बात कही थी। और उन्होंने जो कहा था उसका मेरे सामने में यहाँ पर एक कोट है। उन्होंने कहा था कि हरियाणा का किसान सालों से कह रहा है कि सरस्वती नदी नाला बन गई। खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है, उसमें हिमाचल और हरियाणा दोनों मिलकर के उसमें आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि बहुत सारी योजना आप अपने हरियाणा में बना ही रहे हैं। अभी आते आते मुझसे मजाक कर रहे थे कि आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो पानी वहाँ तो रुकता नहीं है, तो हम हरियाणा वाले प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका पानी हम कहीं रोकें और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो, और सही मायने में ये हकीकत भी है। तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। पंचकुला में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को 198 नई एम्बुलेंस की सौगात दी गई। पंचकुला में नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की 198 नई एम्बुलेंस को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विज ने कहा कि एम्बुलेंस राज्य ने अपने पैसे से खरीदी हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, एनएचएम के एमडी प्रभजोत सिंह, डायरेक्टर हेल्थ वीना सिंह भी मौजूद रहीं। एनएचएम के पास पहले नई एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं थे, इसलिए कोविड के चलते रोडवेज विभाग के ड्राइवर इन एम्बुलेंस पर तैनात किए गए हैं। करीब 614 ड्राइवर एम्बुलेंस चलाएंगे। इनमें से 564 एम्बुलेंस और 50 मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट पर तैनात किए जाएंगे। रोडवेज और एनएचएम के बीच 3 जनवरी को मीटिंग में इस बात पर फैसला हुआ था। 47 जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं वो लॉन्च की गई हैं। ये चलता फिरता अस्पताल है, इसमें सारी सुविधाएं हैं। इसमें लैब भी है, जनरेटर भी है, एयर कंडीशन है ये, और इसमें जो पेशेंट्स के लिए सारी सुविधाएं, फार्मेसी भी है इसमें ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम है, सारी सुविधाएं इसमें है। ये हरियाणा के उन क्षेत्रों में जाया करेगी जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों से दूर हैं, ताकि अगर वो लोग नहीं आ सकते तो हम उनके पास जाएं, उनको सेवा प्रदान करने के लिए इन बसों को ऐसी जगहों पर खड़ा किया जाएगा। उसी प्रकार से 198 एम्बुलेंसेस आज हमारे जो एम्बुलेंसेस का बेड़ा है उसमें जोड़ी गई हैं। अब ये 476 हो जाएंगी, ताकि आवश्यकता 635 हो जाएंगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मरीज को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना पड़ता है तो आसानी से ले जाया जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार सुधार किया जा रहा है। एमआरआई लगाए जा रहे हैं, सीटी स्कैन लगाए जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड लगाए जा रहे हैं, कैथ लैब हमने हरियाणा में लगाई है। दिल का इलाज वहाँ किया जाता है, स्टंट डाले जाते हैं, डायलिसिस की मशीनें लगभग हर ज़िले में लगाई गई हैं। कोरोना आया
तो RT-PCR हमने लगभग हर ज़िले में लगाई, केवल झज्जर को छोड़कर सारे ज़िलों में लगाई। इसी प्रकार से नई बिल्डिंगें भी बनाई जा रही हैं और भविष्य में हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सारे हरियाणा की मैपिंग करवाने जा रहे हैं कि कहाँ पर कितने बेड का अस्पताल चाहिए, कहाँ CSC चाहिए, कहाँ PSC चाहिए, कहाँ पर कितने बेड्स होने चाहिए, इसका भी हम मैपिंग करवाने जा रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम झरोखा में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।